राइट। तो इस वीडियो का जो टॉपिक है दैट इज़ बायोस्टैट्स एंड उसकी इंट्रोडक्शन वगैरह। अलॉन्ग साइड दैट वी विल ऑल्सो डिस्कस डेटा और उसकी मैनेजमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले बायोस्टैट्स पर आते हैं। बायोस्टैट्स बेसिकली क्या है कि इट इज़ मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, बायो मीन्स लाइफ एंड स्टेटिस्टिक्स, दैट इज़ उसकी अपनी डेफिनेशन है। तो पहले स्टेटिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं, देन वी विल गो टू बायोस्टैट्स, उसकी खुद की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो व्हाट इज स्टेटिस्टिक्स? It is basically science of number one collecting data, उसके अलावा summarizing data, organizing, analyzing, interpretation या पे interpreting and presenting। ठीक है, डेटा, दिस इज़ वॉट यू कॉल स्टेटिस्टिक्स। अब स्टेटिस्टिक्स के दो टाइप्स होते हैं, या पे इट इज़ डिवाइडेड टू टू ब्रांचेस। नंबर वन इज डिस्क्रिप्टिव एंड अनदर वन इज एनालिटिकल या फिर इन्फरेंशियल। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव में हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि हम लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसको समराइज़ करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं और उसको प्रेजेंट कर देते हैं। तो डेफिनेशन का बेसिकली फर्स्ट थ्री चीज़ एज वेल एज द प्रेजेंटेशन ऑफ द, सही है। और एनालिटिकल में हम लोग क्या उसको एनालाइज करेंगे एंड इंटरप्रेट करेंगे, सही है। तो उसको हम एनालिटिकल स्टेटिस्टिक्स कहते हैं। अब बायोस्टैट्स क्या है? बायोस्टैट इज बेसिकली स्टेटिस्टिक्स pertaining to medicine is known as biostats। सही है, तो दैट इज़ योर बायोस्टैट्स की डेफिनेशन। अब इसकी फंक्शन क्या है, व्हाट आर दी फंक्शंस या फिर एडवांटेजेस या फिर यूजेस ऑफ बायोस्टैट्स? तो सबसे पहले वो हमारे पास उसका सबसे पहला फंक्शन क्या है? टू डिफाइन द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इलनेस इन कम्युनिटी। तो बिल्कुल अगर कोविड आया था तो फिर कोविड के बाद में हमारे पास जो केसेस थे और हमें पता चल रहा था कि इस जगह पे इतने केसेस हैं, इस जगह पे इतने केसेस हैं, तो उसकी जो एक्सटेंट थी हमें कोविड की, थ्रू दैट नंबर हमें पता चल रही थी कि बिल्कुल अगर हैदराबाद में 1000 केसेस थे तो फिर वो स्टेटिस्टिक्स था, वो उसमें डेटा था कि इसके 1000 केसेस हैदराबाद में मिले हैं, 2000 कराची में मिले वगैरह जो भी। ठीक है, उसके अलावा और क्या कर सकता है ये? causation to find cause of illness in a population। सही है, तो फिर हम लोग बेसिकली ये भी देख सकते हैं कि अगर किसी जगह पर कोई ऐसे रिस्क फैक्टर्स मौजूद हैं और वहाँ पर वही डिज़ीज़ ज़्यादा हो रही है, तो फिर मोस्ट लाइकली उस रिस्क फैक्टर्स की वजह से ही वो डिज़ीज़ हो रही है। ठीक है, तो बिलफर्ज अगर हमारे पास कोविड का ही लें तो पॉपुलेशन डेंस एरियाज़ में कोविड की तादाद ज़्यादा थी, तो दैट मीन्स कि पॉपुलेशन डेंसिटी से रिलेटेड कोविड का कोई ताल्लुक़ है, दैट मीन्स कि ये कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ है। सही है, और फिर हमने ये भी देखा कि जहाँ पे मास्क कम यूज़ हो रहे थे वहाँ पर ये ज़्यादा हो रहा था कोविड, तो उससे भी हमारा सॉर्ट ऑफ एक अंदाज़ा हो रहा था कि कैसे करके फैल रहा है। सही है, उसके अलावा हमारे पास टू फाइंड सक्सेस एंड फेलियर रेट ऑफ हेल्थ प्रोटोकॉल। अगेन कोविड की एग्जांपल देते कि हमने लॉकडाउन किया, लॉकडाउन में हमने देखा कि केसेस गिर रहे थे, तो फिर हमें था कि ये लॉकडाउन सक्सेसफुल हुआ। अगर लॉकडाउन करने के बाद भी केसेस बढ़ रहे होते तो फिर मतलब कि लॉकडाउन असर नहीं कर रहा है, बंदे फिर भी या तो बाहर जा रहे हैं या तो लॉकडाउन से इसका ताल्लुक़ ही नहीं है। ठीक है, और बाकी उसके अलावा हमारे पास और भी होते हैं कि मोर्टेलिटी रेट्स को कम करने के लिए हमारे पास ये काम में आता है कि सिंस डेथ अगर किसी जगह पे ज़्यादा हो रही है तो फिर हम लोग उसमें टेक इनटू कर सकते हैं कि क्यों हो रही है, कैसे हो रही है वगैरह, तो उसके ये भी फंक्शन हो सकते हैं।
सही है। फिर कमिंग टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो, दैट इज़ दी डेटा और उसकी मैनेजमेंट। अब डेटा बेसिकली क्या है? एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अ कैरेक्टरिस्टिक दैट कैन बी मेजर्ड इज नोन एज डेटा। डेटा इज़ प्लूरल, उसका जो सिंगुलर होता है वो डेटम होता है। ठीक है। अब व्हाट इज़ द सोर्सेज ऑफ डेटा क्या हो सकती है हमारे पास? तो सोर्सेज ऑफ डेटा में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे सर्वेज होते हैं, उसके अलावा सेंसस, मरदमशुमारी वगैरह जो भी होते हैं। ठीक है। नादरा के रिकॉर्ड्स होते हैं, उसके अलावा हॉस्पिटल के अपने रिकॉर्ड्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, एनजीओज़ होते हैं जो डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं वगैरह। सही है। तो ये सोर्सेज ऑफ डेटा ये हो गई। फिर हम आते हैं टाइप्स ऑफ डेटा पे। अब टाइप्स ऑफ डेटा ऑन दो चीज़ों के बेसिस में हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ ट्रीटमेंट या फिर स्टेटिस्टिकल ट्रीटमेंट कर दो। सही है। दूसरा होता है टाइप ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है। अब सबसे पहला जो टाइप ऑफ डेटा है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटिस्टिकल ट्रीटमेंट, वो हमारे पास तीन हिस्सों में आ जाता है। नंबर वन इज़ दी रॉ डेटा, इसको हम अनट्रीटेड डेटा भी कहते हैं। सही है। इसको प्राइमरी डेटा भी कहा जाता है। ये वो डेटा है जो बंदा खुद कलेक्ट करे और इसमें हमारे पास कोई भी हमने इसमें स्टेटिस्टिकल ट्रीटमेंट नहीं की होती। ठीक है। और ये डायरेक्टली ऑब्टेन फ्रॉम द इंडिविजुअल होता है। तो अगर मैं जाकर किसी पेशेंट के पास जाकर उसकी इंफॉर्मेशन लूँ तो फिर वो प्राइमरी डेटा हो गया। ठीक है। सेकंड वन इज सेकेंडरी डेटा या फिर ट्रीटेड डेटा। इसको हम बेसिकली ये क्यों होता है, ये हमें कैसे मिलता है? इसमें इट इज़ acquired बाय रिमूविंग unnecessary information। फ्रॉम रॉ डेटा। सही है। और ये यूजुअली में कहाँ से मिलता है? ये किसी और से मिल रहा होता है, बिलफर्स कोई हॉस्पिटल है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओज़ वगैरह से, सेंसस है, सर्वे है, वहाँ से हमें जो डेटा मिल रहा होता है वो सेकेंडरी डेटा होता है या फिर ट्रीटेड डेटा कहलाता है, क्योंकि हमें उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन कोई नहीं देता है। सही है। थर्ड टाइप ऑफ द डेटा इज़ कुक्ड डेटा। कुक्ड डेटा बेसिकली फॉल्स इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है। तो उसको हम कहते हैं। देन ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स डेटा कैन बी डिवाइडेड इनटू टू। इसको टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स भी कहा जाता है। तो फिर कहीं पर कोई पूछे कि व्हाट आर टाइप्स ऑफ डेटा या फिर व्हाट आर टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, तो उस पर थोड़ा सा देख लेना। ठीक है। तो टाइप ऑफ डेटा ऑन बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, दोनों सेम चीज़ है। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक डेटा कैन बी डिवाइडेड इनटू क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। सही है। क्वालिटेटिव डेटा वो डेटा होता है जो बेसिकली हम लोग वर्ड्स में डिफाइन करते हैं, जैसे गुड, बैड, या फिर उसके अलावा मेल फीमेल, ऐसी चीज़ें। सही है। जो नंबर्स में हम लोग बेसिकली उसको डिफाइन ना कर सकें वो हमारे पास क्वालिटेटिव डेटा आ जाता है। क्वांटिटेटिव इसका उल्टा है, वो डेटा जो हम लोग नंबर्स में डिफाइन कर सकते हैं। सही है। क्वालिटेटिव डेटा में भी हमारे पास फिर आ जाते हैं उसके दो टाइप्स। एक होता है नॉमिनल, दूसरा होता है ऑर्डिनल। नॉमिनल वो जिसमें कोई ऑर्डर ना हो, जैसे मेल फीमेल। सही है।
इजी एग्जांपल इसका ये है। उसके अलावा ऑर्डिनल जिसमें ऑर्डर हो, जैसे क्या कहते हैं इसको, लोअर क्लास है, मिडिल क्लास है, या फिर लेवल्स ऑफ एजुकेशन है, ये सारी चीज़ें। फिर हमारे पास क्वांटिटेटिव आ जाता है। क्वांटिटेटिव जो नंबर्स में डिफाइन हो सकता है, उसके फिर से दो हैं, एक डिस्क्रीट और दूसरा कंटिन्यूस। डिस्क्रीट वो जो होल नंबर्स में हो, जैसे नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो वो 1 2 3 4 5 होगा, 1.5 नहीं होगा। सही है। या फिर लाइफ बर्थ हो गई, ऐसी सारी चीज़ें जो होल नंबर्स में डिफाइन हो सके। बाकी कंटिन्यूस वाला जो है, उसमें हमारे पास होल नंबर्स नहीं होते, उसकी कोई एंड नहीं होती। जैसे बिलफर्स हाइट आ गई। अब हाइट इज़ बेसिकली अगर मैं उसको उसमें करूँ, मीटर्स में करूँ, तो 1.567 मीटर्स हो सकती है किसी की, या फिर ऐसे करके कुछ भी हो सकता है। सही, तो ये कंटिन्यूस डेटा आ जाएगा। फिर हमारे पास हम लोग ऑलराइट, तो अब हमारे पास लास्ट टॉपिक रह गया, दैट इज द प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा। और प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा में हमारे पास दो रास्ते हैं प्रेजेंट करने के। नंबर 1 इज़ दी टेबुलेटेड फॉर्म एंड नंबर 2 इज़ दी विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा विच इज़ डन वाया चार्ट्स एंड ग्राफ। ठीक है, टेबुलेटेड एंड विजुअल रिप्रेजेंटेशन। अब टेबुलेटेड को पहले देख लेते हैं। टेबुलेटेड में हमारे पास दो मेन रास्ते होते हैं जिसमें हम लोग कर रहे होते हैं। एक होता है सिंपल टेबल, दूसरी होती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, दूसरे भी हैं लेकिन मेन जो है वो ये दो हैं। सही है, सिंपल टेबल को पहले डिस्कस करते हैं, देन वी विल मूव ऑन टू दी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो सिंपल टेबल में हमारे पास ये होता है कि हमारे पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा होता है, उसमें हम लोग सिंपल टेबल यूज़ कर सकते हैं। उसमें हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि बिलफर्ज अगर मैं रखूं कि मैंने कोई 5 कंट्रीज़ ली हैं। सही है, ये सिंपल टेबल का बता रहा हूँ मैंने कोई 5 कंट्रीज़ ली हैं और इसमें मैं बेसिकली डिस्कस कर रहा हूँ कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है उन कंट्रीज़ में और उसको कंपेयर कर रहा हूँ। तो बिलफर्ज अगर मैं इंडिया लूँ, पाकिस्तान लूँ, यूके लूँ, यूएसए लूँ, जापान लूँ। ठीक है, ये हो गया मेरे पास। चलो, एक साइड ऑफ द डेटा ये हो गया कि ये कंट्रीज़ मैंने ये लिए। दूसरा मैं उसका क्या देख रहा था, उनका क्या कंपेयर करना था मुझे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो बिलफर्स 75 70 80 65 एंड 85। ठीक है, बिलफर्स ये इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। तो फिर क्या होगा कि ये सिंपल टेबल फॉर्म हो गई, जिसमें एक साइड पर उस जिससे डेटा उठाए वो, और दूसरे साइड पर क्या होगा कि उस डेटा की वैल्यू होगी। सही है, तो ये कौन सी हो गई टेबल, टेबुलेटेड फॉर्म कौन सा हो गया, सिंपल टेबल। ये हमारे पास उधर भी होती है बिलफर्ज, अगर रिज़ल्ट आ रहा होता है ना, तो उसमें जो डेटा बंदों के मार्क्स लिखे हुए होते हैं साइड में, तो वो सिंपल टेबल फॉर्म में होते हैं। सही है, इस ये डेटा ये कब यूज़ करते हैं हम लोग, जब हमारे पास डेटा जो हो लिमिटेड हो। हमारे पास जो डेटा है वो इतना ज़्यादा नहीं हो कि हम लोग इसमें रखना चाहें तो फिर बहुत लंबा हो जाए काम। सही है, तो जब लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा हो तब हम लोग सिंपल टेबल यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसमें क्या होता है कि जब हमारे पास डेटा बहुत लंबा होता है, सही है, उसमें फिर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग डेटा को तोड़ देते हैं इनटू ग्रुप्स या फिर क्लास इंटरवल्स। सही है, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये तभी यूज़ कर सकते हैं जब हम लोग उस डेटा को क्लास इंटरवल में तोड़ सकें। अगर हम डेटा को क्लास इंटरवल में नहीं तोड़ सकते तो फिर हम लोग नहीं यूज़ करते हैं। अब क्लास इंटरवल क्या होता है और डेटा को क्लास इंटरवल में कैसे तोड़ा जाता है, उसको अब एग्जांपल में देखते हैं कि बिलफर्स मेरे पास मैं डिफरेंट एज ग्रुप्स में देख रहा हूँ कि मोर्टेलिटी रेट कितना है। सही है, तो एज 0 1 2 3 4 5 6 सो ऑन एंड सो फोर्थ 99 तक। अब ये इतना लंबा डेटा हो गया मेरा, एंड
सेकेंड ऑफ ऑल, ये या तो न्यूमेरिकल डेटा है या फिर ये ऑर्डिनल डेटा होना चाहिए। नॉमिनल को हम लोग अक्सर क्लास उसमें नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है। या तो ऑर्डिनल डेटा होना चाहिए या तो ये न्यूमेरिकल डेटा हो, तो उसमें ज़्यादा ये इजी रहता है, सही है। तो इसमें मैं क्या करूँगा कि इसको क्लास इंटरवल में जमा कर दूँगा। तो 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 ईयर ओल्ड्स, 15 to 20, 20 to 25, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर मैं इससे ज़्यादा भी करना चाहूँ, 0 to 15, 15 to 30, तो वो भी इनफ हो जाएगा। हम लोग यूजुअली 15 तक का क्लास इंटरवल रखते हैं, डिपेंड करता है कि टोटल हमारा कितना डेटा है, सही है। तो ये है, इसमें हमारे पास इजी रह जाता है कि डेटा को एनालाइज करना वगैरह, सही है। तो ये बिलफर्ज इसका ये एज ग्रुप आ गया, एंड इसके सामने इसकी मोर्टेलिटी रेट में जमा करके रख लूँगा कि इतनी है या फिर कितनी ज़्यादा है। तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो जाएगी हमारी, और ये ऐसे कंस्ट्रक्ट होती है। डेटा को पहले हम लोग क्लास इंटरवल्स में तोड़ते हैं। डेटा यूजुअली न्यूमेरिकल होता है या फिर ऑर्डिनल डेटा होता है, लेकिन यूजुअली न्यूमेरिकल जो क्वांटिटेटिव डेटा है उसमें हम लोग कर रहे होते हैं ये, सही है। ये हो गया हमारे पास क्या, टेबुलेटेड फॉर्म। फिर हम लोग आते हैं चार्ट्स एंड ग्राफ वाले में। चार्ट्स एंड ग्राफ वाले में हमारे पास डिफरेंट चार्ट्स एंड ग्राफ हैं फॉर क्वालिटेटिव एंड फॉर क्वांटिटेटिव। ठीक है, क्वालिटेटिव डेटा के लिए हमारे पास जो चार्ट्स एंड ग्राफ आते हैं वो हमारे पास काफ़ी मशहूर चार्ट्स एंड ग्राफ हैं। दो मशहूर हैं, तीसरा इतना मशहूर नहीं है। एक है हमारे पास बार चार्ट, दूसरा है हमारे पास पाई चार्ट, देन फाइनल ये है हमारे पास पिक्टोग्राम, सही है। फॉर क्वांटिटेटिव डेटा हमारे पास जो आ जाता है उसमें हमारे पास है हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, लाइन डायग्राम एंड स्कैटर डायग्राम। ठीक है, अब स्टार्ट ऑफ करते हैं विद दी बार चार्ट। बार चार्ट में क्या होता है कि बेसिकली सॉर्ट ऑफ लाइक अ फ्रीक्वेंसी टेबल की तरह ही काम ये करता है। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन वैसे होती है, बस ये होता है कि ईच एंड एवरी वन में हमारे पास जो बार की लेंथ होती है वो बेसिकली फ्रीक्वेंसी को डिटरमाइन करती है कि जितना ज़्यादा लेंथ ऑफ द बार होगा उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। तो बिलफर्ज अगर मैं ये वाले सिंपल टेबल को बार चार्ट में कन्वर्ट करना चाहूँ तो ये कुछ यूँ बनेगा कि ये पाकिस्तान का है, ये इंडिया का है, ये यूएस का है, यूके का है और ये जापान का है। तो पाकिस्तान का आई थिंक मैंने 70 रखा था, इंडिया का आई थिंक 75 रखा था, यूके का 80 रखा था, यूके का यूएस का 65 रखा था, यूके का 80 रखा था, एंड देन जापान का 85 रखा था। तो ये कुछ बार चार्ट ऐसे बनेगा इनका। अब बार चार्ट के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। एक होता है सिंपल बार चार्ट जिसमें हर वेरिएबल को एक एक दिया जाता है, हमारे पास क्या बार दिया जाता है, सही है। तो पाकिस्तान के लिए एक बार है, इंडिया के लिए, यूएस के लिए एक, यूके के लिए, जापान के लिए, जो मोर्टेलिटी लाइफ एक्सपेक्टेंसी उसकी वो कर रहा है। फिर कभी कभी ये होता है कि दूसरा होता है मल्टीपल बार चार्ट। उसमें क्या होता है कि दो से ज़्यादा हम लोग बार को ग्रुप टुगेदर कर लेते हैं। यूजुअली ये कंपैरिजन के लिए किया जाता है। तो बिलफर्ज अगर मैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी और क्राइम रेट को देख रहा हूँ तो पाकिस्तान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतनी है और क्राइम रेट ठीक है इतना है, इंडिया का कम कर लो चलो, सही है, यूएस का ऐसे। तो फिर कंपैरिजन देखने के लिए ये मल्टीपल बार चार्ट्स एक ही उसमें अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो ये मल्टीपल वाला कहलाएगा। अब ये ओवरलैप नहीं कर रहे होते हैं, साथ में होते हैं। तो मैं अगर मेरे पास फ़ोटो होगी तो फिर मैं उसमें ऐड कर दूँगा, ठीक है। तो ये ऐसे उसके साथ में पड़ा होगा कुछ यूँ करके, सही है। ऐसे भी किया जा सकता है, या फिर मुझे दो कंट्रीज़ को कंपेयर करना हो तो उसमें भी मैं एक में इंडिया का एक में पाकिस्तान का रख के इन डिफरेंट वेरिएबल्स को मैं कंपेयर कर सकता हूँ। ऐसे भी बार चार्ट बनाया जा सकता है, सही है।
तो ये हो गया बार चार्ट का, कि बार चार्ट में टाइप्स पता हो और ये पता हो कि यूज़ कौन से डेटा में होता है और उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे की जाती है ये पता हो। सेकेंड ऑफ ऑल व्हाट वी हैड वाज पाई चार्ट। पाई चार्ट में क्या होता है हमारे पास कि एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ द सर्कल उसकी बेसिकली मैग्नीट्यूड को बता रहा होता है। अब बिलफर्स में जा रहा हूँ एक कमरे में 100 लोगों का है, 100 का नहीं चलो क्योंकि सर्कल है ना 360 का, उसमें से हमारे पास जो हैं क्या कहते हैं 120 लोग जो हैं डॉक्टर्स हैं। ठीक है, एक रूम में कितने लोग हैं 360 पीपल है, 120 लोग डॉक्टर हैं, 60 लोग इंजीनियर्स हैं, उसके अलावा बाकी कितने बचे 180, बाकी 180 बना लो उसको वो टीचर्स बना लो। ठीक है, अब इस कमरे की जो पॉपुलेशन प्रोफेशनल डिस्ट्रीब्यूशन मुझे करनी होगी पाई चार्ट में, तो आधे आधे लोग टीचर्स हो गए, उसके अलावा बाकी जो रिमेनिंग 60 लोग थे वो इंजीनियर्स थे, बाकी डॉक्टर्स। ठीक है, तो पाई चार्ट ऐसे कंस्ट्रक्ट होता है और पाई चार्ट की यूजेस ऐसे होते हैं कि हम लोग को बेसिकली एक सिंगल पॉपुलेशन के हिस्से अगर हमने बनाए हैं डेटा में कलेक्ट करते हुए, तो उसमें हम लोग पाई चार्ट यूज़ करते हैं कि इसका इतना हुआ, इसका इतना हुआ। सही है, तो ये ऐसे होता है पाई चार्ट का कि एक सिंगल पॉपुलेशन होती है, उसके अगर हम लोग हिस्से बना रहे हैं तो तब हम पाई चार्ट यूज़ कर रहे होते हैं। नंबर 3 इज़ पिक्टोग्राम। पिक्टोग्राम में बेसिकली ये होता है कि आई थिंक अगर कभी कभी इन्फॉर्मर्शियल्स होते हैं उसमें ये अच्छी तरीके से आती है कि उसमें एक पिक्चर होती है, वो बेसिकली डिफ़ाइन कर रही होती है एक्स नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स को, एक्स नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स को। तो अगर मुझे बिलफर्ज दिखाना हो कि इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं गाड़ी के और बाइक के, बिलफर्ज इन 1 मंथ गाड़ी से कोई 40 एक्सीडेंट हो रहे हैं, बाइक के 100 हो रहे हैं, और मैं एक पिक्चर को 10 एक्सीडेंट्स के हिसाब से उसको करूं, तो फिर मैं उस इंफॉर्मेशन में लिखूंगा कि एवरी मंथ देयर आर 40 एक्सीडेंट्स विद द कार, तो फिर उसमें 4 गाड़ियाँ बनाऊंगा। एंड देन बाइक से कितने 100 हैं, तो फिर मैं उसमें 10 बाइक्स बनाऊंगा। एंड देन नीचे लिख लूँगा कि 1 बाइक इज इक्वल्स टू 10 एंड देन 1 कार इज इक्वल्स टू 10। सही है, तो ये पिक्टोग्राम ऐसे होता है, एंड देखा होगा ये काफ़ी दफ़ा यूज़ हो रहे होते हैं पिक्टोग्राम्स वगैरह भी। सही है, तो ये हो गया हमारे पास क्वालिटेटिव डेटा के लिए। फिर हमारे पास आते हैं क्वांटिटेटिव डेटा। ऑलराइट, तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वांटिटेटिव डेटा की प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव डेटा की अब जो प्रेजेंटेशन होती है उसमें हमारे पास क्या आ जाता है कि सबसे पहले हमारे पास है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम बेसिकली हम लोग क्वांटिटेटिव डेटा वाले में यही है कि सीरीज़ ऑफ नंबर्स हैं और वो कंटिन्यूस हैं। ठीक है, क्वालिटेटिव डेटा वाले में हमारे पास जो बार चार्ट था उससे जैसा ही होता है हिस्टोग्राम, बस फ़र्क ये है कि इसमें कोई गैप नहीं होता। ठीक है, बार चार्ट में हमने देखा था कि क्या था, गैप था। सही है, ये ऐसे बनाए तो इनके बीच में बार्स के बीच में गैप है, इसमें हिस्टोग्राम में कोई गैप नहीं होगा। ठीक है, अब हिस्टोग्राम अगर मैं बनाऊं ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जिसमें मैं मोर्टेलिटी रेट्स एज के हिसाब से कंपेयर कर रहा था। ठीक है, तो इसमें एज यहाँ पे आ जाएगी, मोर्टेलिटी रेट्स यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, इवन अगर चलो मोर्टेलिटी रेट्स नहीं, पॉपुलेशन कर लो चलो, या फिर उसके हिसाब से कर लो, तो फिर 0 to 5 इसको बड़ा करते हैं क्योंकि पॉपुलेशन की है होगी। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास 5 to 10 आ गया। फिर उसके बाद हमारे पास अगेन आई एम गोइंग बाय रैंडम 11 to 15 आ गया, तो फिर चलो 10 to 15।
एंड देन वी हैव 15 to 20 जो भी है उसके हिसाब से हमने ये हिस्टोग्राम बनाए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसको अब मैं और भी चेंज कर सकता हूँ, एक्यूरेट भी बनाया जा सकता है, लेकिन अभी के लिए जस्ट एज अ रफ वर्क हिस्टोग्राम कैसे बनाया जाता है क्वान्टिटेटिव डेटा पे। सही है, ये हमारे पास सबसे पहला आ गया ऑफ दी क्वान्टिटेटिव डेटा की मैनेजमेंट। इसमें हमारे पास एक्स एक्सिस पे ये एक्स एक्सिस हो गया, क्लास इंटरवल्स होंगे, और वाई एक्सिस पे उनकी फ्रीक्वेंसी होगी। जो क्लास इंटरवल है उसकी जो विड्थ होगी वो हमारे पास उसको क्या रहेगी कि कितना वाइड है। बिलफर्ज अगर 5 का क्लास इंटरवल है तो वो नैरो होगा, 10 का क्लास इंटरवल वाइड होगा ज़्यादा, ऐसे करके। ठीक है, फिर हमारे पास सेकंड जो चीज़ आता है वो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमारे पास हिस्टोग्राम से ही बनाया जाता है। ठीक है, वो कैसे होता है कि हम लोग इसके रेक्टेंगल जो है, ये रेक्टेंगल्स हैं, इनके हम लोग मिड पॉइंट्स लेते हैं और हम उनको मिला देते हैं। कलर चेंज करूँ, सही है। तो ये बेसिकली हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाता है, भी जो भी शेप हो उसका। ठीक है, अब ये बेसिकली हमारे पास सी हिस्टोग्राम के डेटा को इजीली देखने में हमारे पास मदद करने के लिए आ जाता है। जहाँ कहीं भी हिस्टोग्राम यूज़ होगा वहाँ ही हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों बेसिकली एक दूसरे के साथ ही यूज़ हो रहे होते हैं। देन वी हैव द थर्ड वन विच इज़ द लाइन डायग्राम। लाइन डायग्राम में ये होता है कि जब भी हमें किसी भी चीज़ को उसका ट्रेंड बताना हो विथ पैसेज ऑफ टाइम, तब हम लाइन डायग्राम यूज़ करते हैं। तो बिलफर्ज इसमें हमारे पास जो होगी एक्स एक्सिस पे हमारे पास टाइम आ जाएगा, एंड वाई एक्सिस पे बिलफर्ज चलो पॉपुलेशन कर देते हैं। तो विद द टाइम पॉपुलेशन बढ़ रही है, या फिर इवन बेटर ये हमने उसमें किया है, माइक्रोबायोम में किया है। याद हो अगर कि वो बैक्टीरिया का ग्रोथ वाला कर्व होता है, जिसमें स्टार्टिंग में लैग फेज़ था, फिर लॉग फेज़ हो गया, फिर स्टेशनरी हो गया, फिर डिक्लाइन फेज़ आता है। तो ये वो भी लाइन डायग्राम ही है एक किस्म का, जिसमें टाइम और पॉपुलेशन के बीच में हमारे पास ट्रेंड का बताता है वो। सही है, उसके अलावा भी और भी यूजेस हैं लाइन डायग्राम के। पॉपुलेशन विथ वो प्राइसेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, या प्राइस ऑफ समथिंग विथ टाइम, विथ द पैसेज ऑफ टाइम। ये जो भी चीज़ जिसका भी हमें देखना है ट्रेंड विद द पैसेज ऑफ टाइम, वो हम लोग लाइन डायग्राम में यूज़ करते हैं। नंबर 4 इज स्कैटर्ड डायग्राम। स्कैटर्ड डायग्राम तब यूज़ होता है जब कोरिलेशन बतानी हो बिटवीन वेरिएबल्स। सही है, इसको कोरिलेशन डायग्राम भी कहा जाता है कभी कभी। इसमें हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस हैं। एक्स एक्सिस पे हमारे पास जो होगा वेरिएबल 1 होगा, एंड वाई एक्सिस पे वेरिएबल 2 होगा। डज नॉट मैटर वेरिएबल 1 किसको दे रहे हो, वेरिएबल 2 किसको दे रहे हो, बस ये है कि वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2 एक एक्स पे होगा, एक वाई पे होगा। ठीक है, हाइट और वेट को ले लेते हैं। तो वेरिएबल 1 इज़ हाइट एंड वेरिएबल 2 इज़ वेट। तो हाइट जैसी बढ़ेगी तो वेट भी बढ़ेगा। तो हाइट अगर कम है तो वेट भी कम है, और हाइट अगर ज़्यादा है तो वेट भी ज़्यादा होगा यूजुअली। ठीक है, अब हम बंदों का ले रहे हैं तो किसी का कम होगा, किसी का ज़्यादा होगा, ऐसे करके आ रहा होगा। या ये बेसिकली डॉट्स जो मैंने बनाए हैं ये क्या है, स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन है। ये मैंने बंदों का बिलफर्ज एक का लिया तो उसकी इतनी हाइट पे इतना वेट आ रहा था, किसी की 6 फुट पे 70 किलो होता है, किसी का 5 फुट 8 पे 70 किलो आ रहा होता है, ये किसी 5 फुट 8 पे 80 किलो आ रहा होता है। वेरी करता है राइट, बंदों पे हाइट और वेट का। तो इसलिए ये स्कैटर डायग्राम है, और फिर मैं इन सब के बीच में एक लाइन बनाऊंगा जो मीन को बता रही होगी कि ये इनके बीच में कोरिलेशन आ रही है। सही है, तो ये बेसिकली हमारे पास स्कैटर डायग्राम होगा, एंड दिस इज़ ऑल फॉर प्रेजेंटेशन। ऑलराइट, तो हमने अब डिस्कस कर चुके हैं हम लोग सारे मेथड्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा को।
बस इनको थोड़ा सा एक और ओवरव्यू दे देते हैं, क्योंकि अगेन आई ड्रू देम। अब प्रोफेशनली जो जिस तरीके से ड्रॉ होते हैं उसको हम देख रहे हैं। सही है। इस वाले में दिस इज़ अ सिंपल बार चार्ट है ये। यू कैन सी द स्पेस, जो मैंने बोला था कि स्पेस होगी इन बिटवीन ABCD, ये वो हैं बेसिकली हमारे पास सॉर्ट ऑफ वेरिएबल, एंड देन वाई एक्सिस पे उसकी फ्रीक्वेंसी आ सकती है। उसके अलावा और भी बोला जा सकता है कि इस प्रोजेक्ट में इतने पैसे कमाए वगैरह। तो उस हिसाब से हम लोग A to D जो भी है वो हमारे ग्रुप्स हो सकते हैं, पर्सन हो सकता है, या फिर सम सॉर्ट ऑफ वेरिएबल हो सकता है। एंड देन ऑन दी वाई एक्सिस हमारे पास जो आएगा वो फ्रीक्वेंसी आएगी, या फिर उसके अलावा जो भी दूसरी भी चीज़ें आ सकती हैं। अगेन बार चार्ट कैन भी इस तरीके से भी बनाया जा सकता है। उसके अलावा इसको अगर रोटेट कर दो तो फिर ये ऐसे भी बनाया जा सकता है, एंड डज नॉट मैटर एट ऑल। बस लेकिन बार चार्ट को ऐसे देखो डजेंट मैटर। ठीक है, ये हमारे पास मल्टीपल बार चार्ट है। ये बिलफर्ज अगर मैं बोलूँ कि 2018, 2019 और 2020 में 3 कंपनीज़ को हम लोग देख रहे हैं, उनकी रेवेन्यू को देख रहे हैं बिलफर्ज। ये गूगल है, ये फेसबुक है, एंड ये इंस्टाग्राम है। जैसे इससे इंस्टाग्राम इज़ नॉट अ कंपनी, फेसबुक के अंडर आता है, आई नो दिस, बट ठीक है। तीनों की रेवेन्यू को हम कंपेयर कर रहे हैं तो फिर थ्रू आउट द ईयर्स तो हम ऐसे कर सकते हैं ये। ठीक है, ये मल्टीपल होता है। उसके अलावा एक और बार चार्ट होता है कंपाउंड बार चार्ट। उसमें क्या होता है कि हमें बिलफर्ज 2 चीज़ें देखनी। बिलफर्ज अगर मैं पॉपुलेशन देख रहा हूँ इंडिया की, उसमें मेल इतने हैं एंड देन फीमेल इतनी है, सही है। एंड देन ये पाकिस्तान की है, उसमें इतने मेल हैं इतनी फ़ीमेल हैं। तो ऐसे हिसाब से अगर मुझे एक की उस बार चार्ट के फ्रीक्वेंसी का उसको डिवाइड करना हो हिस्सों में, तो फिर मैं कैसे करूँगा? कंपाउंड बार चार्ट यूज़ करके, जिसमें एक बार के फिर हिस्से बना देते हैं। ये ऐसे भी हो सकता है, 2 ऐसे भी हो सकते हैं, 3 ऐसे भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। जितना यूज़ करना है उतना किया जा सकता है इसको, सही है। फिर ये पाई चार्ट है फेवरेट स्पोर्ट्स परसेंटेज का। ठीक है, 360 टोटल होता है, एंड देन उसके हिसाब से 360 डिग्रीज़ जो हैं सर्कल की टोटल डिग्रीज़ होती हैं, उसके हिसाब से फिर आप उसको परसेंटेज में पर डिग्री के हिसाब से फिर परसेंटेज बनती है इसकी। ये हिस्टोग्राम है, सिमिलर टू द व्हाट्स इट कॉल्ड बार चार्ट, बट फ़र्क ये है कि ये क्वांटिटेटिव डेटा के लिए यूज़ हो रहा है और इसमें कोई स्पेस नहीं है। और इसको ही अगर मैं इसके मिड पॉइंट्स को रख के मिला दूँ तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास स्कैटर्ड वो लाइन है, स्कैटर्ड डायग्राम है, स्कैटर्ड चार्ट भी बोला जा सकता है। इसमें ये देखो, अब इन दोनों के बीच में अगर सारे के वो लीनियर जो लाइन खींची थी हमने उसके सामने अगर हैं सारे, तो फिर ये स्ट्रॉन्ग रिलेशन हुई। और अगर जितना ज़्यादा डिस्पर्स होते रहेंगे फ्रॉम दी स्ट्रेट लाइन, उतनी वीक रिलेशन होती रहेगी। फिर रिलेशन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, सही है। तो ये बेसिकली इसका सम अप हो गया ऑफ दी एवरी सिंगल प्रेजेंटेशन। लाइन वाले का इसलिए नहीं किया क्योंकि लाइन वाला स्ट्रेट फॉरवर्ड था।